नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। होपफुली आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आपकी उसी तैयारी में थोड़ी सी भागीदारी देने के लिए आज मैं बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को PYQs के माध्यम से आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू, चयापचय का संबंध है ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जो है वो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है, मेटाबॉलिज्म। अगर हमें मेटाबॉलिज्म अगर पता होगा तो हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है उस चीज को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द total of all chemical reactions in the body essential for life। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म क्या कह रहा है, क्या कि हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो भी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है ना। तो हमारे जीवन के लिए जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। अब उस मेटाबॉलिज्म के जो है वो दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना, दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है ना, एनाबॉलिज्म। ठीक है। अब देखो, कैटाबॉलिज्म का अर्थ क्या है कि भाई, जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, क्या होता है, जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें टूटती हैं और टूट के क्या बन जाती हैं, सिंपल बन जाती हैं, सिंपलर फॉर्म में बन जाती हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स चीजें टूट करके सिंपलर फॉर्म में बन जाती हैं तो क्या होता है, वो कैटाबॉलिज्म होता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जब बहुत सारी सिंपलर चीजें, जब बहुत सारी सिंपलर चीजें जुड़ करके क्या बन जाती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज बन जाती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो एनाबॉलिज्म हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है वो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जब कॉम्प्लेक्स चीज सिंपलर चीज में बनती है तो हमें क्या मिलता है इसके साथ में, इसके साथ हमें एटीपी मिलता है। मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एटीपी क्या होता है। एटीपी जो है वो एनर्जी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी के फॉर्म में इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है, कैटाबॉलिज्म में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है जब कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपलर चीजों में टूटती हैं तो। और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी लगता है। इसमें जो है वो सिंपलर चीज से कॉम्प्लेक्स चीज जब बनानी होती है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी लगता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या कि मेटाबॉलिज्म यूजेस एंजाइम्स एंजाइम्स एंड प्रोड्यूसेस या यूजेस एटीपी एज एनर्जी। ये बात तो ठीक है, क्या कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम के थ्रू जो है वो क्या करती है, इस चीज को तोड़ती है या जोड़ती है, साथ में क्या करती है, वो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है या एनर्जी को यूज कर लेती है। यूज करेगी कब, जब एनाबॉलिज्म होगा, और जब कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस कर लेगी एनर्जी को। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस एंड वेरीज बाई फैक्टर लाइक एजेस एंड एक्टिविटी लेवल। अब देखो, मेटाबॉलिज्म एक और बात कह रहा है, क्या कि मेटाबॉलिज्म में जो है वो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद क्या कहता है, ये वेरी करता है, कैसे, उम्र के साथ, एज के साथ और एक्टिविटी लेवल के साथ। अब आप सुनते होंगे क्या कि बूढ़ों का जो है वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब होता है। धीरे धीरे उम्र के साथ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है ना। वहीं बच्चों का बहुत तेज होता है ना। जो आप देखते हो एक्टिविटी लेवल, तो जो जिम करते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा एथलीट होते हैं, उनका एक्टिविटी लेवल जब ज्यादा होता है तो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हाई होता है। तो ये चीज हो गई। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को समझते हैं। देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे इज द प्रोसेस, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी कीप्स, क्या बोल रहा है, द बॉडी कीप्स इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या रखता है, स्टेबल रखता है और बैलेंस्ड रखता है, इवन व्हेन द आउटसाइड इन्वायरमेंट चेंजेस। अब कह रहा है क्या कि बॉडी के इन्वायरमेंट को स्टेबल और क्या रखता है, बैलेंस्ड रखता है। कब, जब बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो बदल रहा हो तब भी। ठीक है ना। अब ये इन्वायरमेंट का अर्थ ये नहीं है कि बॉडी के वातावरण को, अब ये बॉडी का वातावरण क्या क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के वाटर लेवल्स को, बॉडी के शुगर लेवल को, पीएच लेवल को, हार्ट रेट को, है ना, इन सब चीज को नॉर्मल रेंज में रखना, है ना।
बॉडी के अंदर हर चीज के लेवल को मेंटेन करके रखना, उसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। ये पेपर में आ जाने वाला क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड है क्या कि पेपर में लैंग्वेज फॉर्म में जब आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये पूछ ले क्या कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। आगे आप देखोगे क्या कि लैंग्वेज फॉर्म में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, पहले भी एएलपी में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे क्या कह सकते हैं क्या कि भाई बॉडी टेम्परेचर, अगर आप नॉर्मली देखते हो तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है नॉर्मल, ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये होता है। या फिर अगर हम बात करें क्या कि हमारा बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ एचजी, है ना, ये चीज। तो इस पूरे चीज को इस डिजायर लेवल पर मेंटेन करने के लिए भी जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म ही इंपॉर्टेंट है। और मेटाबॉलिज्म में क्या है, होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आया। देखो ये जो है वो देखो कैटाबॉलिज्म को मैंने मतलब पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स चीज है ना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटी हैं और ये क्या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट गई, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटी और एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ इस चीज में, ठीक है ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, देखो सिंपलर चीजें हैं और ये सिंथेसाइज हुई हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स में, ये जुड़ी हैं, ठीक है ना, और क्या बन गई हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें बन गई हैं। और इस चीज में उसे लगा क्या है, इसमें एनर्जी जो है वो अपटेक हुआ है, एनर्जी यूज किया गया है, ठीक है ना। ये सेम चीज ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, या पढ़ना है ना। देखो तो मेटाबॉलिज्म हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमें कह रहा था कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द बॉडी, बिल्कुल, जो कि क्या होता है, इसेंशियल फॉर लाइफ है, जो कि इसेंशियल फॉर लाइफ है, जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल से, देखो क्या बोल रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना। तो बिल्कुल इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, बोलते हैं ना। तो एनाबॉलिज्म भी तो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट था, तो ये भी सही। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही, ये तो पार्ट्स नहीं है मेटाबॉलिज्म के, ठीक है ना, मतलब सारे सही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 1 2 3 ऑल करेक्ट है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इन रेफरेंस ऑफ फूड विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी फॉल्स आए, गलत पूछे तो एकदम आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई क्या हो सकता है क्या कि भाई फॉल्स अगर पूछ रहा है ना तो गलती से हम क्या करते हैं क्या कि सही समझ के ट्रू समझ के आंसर मार के निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो फॉल्स है, यहाँ पे पूछ रहा है फूड के बारे में। क्या पूछ रहा है भाई, फूड जो है वो एक एबायोटिक सब्सटेंस है, फूड गिव्स केमिकल रिएक्शन, फूड इज अ बायोटिक सब्सटेंस, फूड गिव्स अस एनर्जी। तो फूड के बारे में अब देखो यहाँ पे ना दो चीजों के बारे में बात हुई है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ना मैंने एक पिक्चर लगा के रखा हुआ है। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें दिखेंगी। आप अगर गौर से देखो तो आपको इसमें कुछ लिविंग चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है ना? और कुछ जो है वो इसमें और क्या दिख रही होंगी? नॉन लिविंग चीज़ें दिख रही होंगी, है ना? कुछ जीती जागती चीज़ें दिख रही हैं और कुछ जो है वो जीवित नहीं है वो चीज़ें। अब जीती जागती चीज़ों में अगर मैं नाम लूँ तो ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं भाई? अगर देखें तो देखो पेड़-पौधे, ट्रीज़ हैं, है ना? ये पेड़ है, ये पंछी है, बर्ड है, ठीक है ना? उसके बाद फिर एक्वेटिक लाइफ देखो, ये सारी चीजें हैं, तो एनिमल्स हैं, है ना। ये सारे जो है वो क्या है भाई, ये सारी चीजें जो है वो जीवित हैं। अगर जो है वो नॉन लिविंग की अगर बात करूं मैं, तो नॉन लिविंग में देखो ये जो है वो सॉइल है यहाँ पे, है ना, सॉइल है। साथ ही साथ जो है वो कुछ रॉक्स वॉक्स हैं यहाँ पे, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे रॉक्स हैं, पत्थर वत्थर हैं। साथ में जो है वो एयर भी है ना, जो दिख नहीं रहा है ना। साथ ही साथ जो है वो सनलाइट है ना, सनलाइट है, ठीक है ना, टेम्परेचर भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये जो है वो नॉन लिविंग है। अगर मैं इसी चीजों को, अब मैं इसी चीज को, अगर मैं इस लिविंग चीज को अगर मैं कहूँ तो ये जो सारी लिविंग चीजें हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। ये बायोटिक चीजें हैं। और जो नॉन लिविंग है इसे हम क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। और ये पूरा बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट मिल करके क्या बनाता है, ये पूरा इकोसिस्टम बनाता है। ये पूरा एक इकोसिस्टम, एक पूरा वातावरण बन जाता है, ठीक है ना। ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा एनवायरनमेंट की चीजें आ गई यहाँ पे। अब एक बात बताओ क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि इसमें से आपका खाना क्या हो सकता है, आपका इसमें से खाना क्या हो सकता है, तो आपके सॉइल आपका खाना हो सकता है क्या, क्या रॉक्स हो सकते हैं, क्या एयर या सनलाइट क्या आपका खाना हो सकता है? तो नहीं, आपका जवाब होगा क्या कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आपके फूड नहीं हो सकते हैं।
वहीं अगर मैं लिविंग थिंग्स की अगर बात करूं, जैसे क्या कि ट्री है, बर्ड्स है या फिर एनिमल्स हैं, तो ये चीज जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या मांसाहारी लोग जो होते हैं वो चिड़िया एनिमल का मांस तो खाते ही हैं। बाकी जो है वो हर्बीवोर जो है वो क्या खाते हैं, ट्रीज ही खाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये जो है वो हमारा फूड हो सकता है, ये हमारा फूड हो सकता है। तो हमारा फूड कौन कौन, मतलब हमारा फूड जो है वो क्या है, हमारा फूड जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा फूड जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है ना, मतलब जो भी जीवित चीजें हैं वही हमारा खाना हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो, अब अगर हमारा फूड होगा, अगर हमारा फूड होगा तो हम फूड जो है वो खाएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, खाने का पाचन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म क्या था, केमिकल रिएक्शन ही तो था। अभी हमने देखा मेटाबॉलिज्म क्या था, केमिकल रिएक्शन था। और केमिकल रिएक्शन में जो है वो क्या निकल रहा था, एनर्जी यूज हो रहा था, एनर्जी यूज हो रहा था। यही चीजें तो थी, यही चीजें थी। और फूड कैसा है, फूड जो है वो एक बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है ना, यही चीजें थी। तब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसान हो गया भाई। फूड जो है वो क्या एबायोटिक कंपोनेंट था, नहीं, गलत। अब गलत है तो यही अपना आंसर होगा। बाकी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इट गिव्स जो तो ये क्या है भाई, ये जो है वो एक बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, सही बात। उसके बाद क्या होगा, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन होता है, ये भी सही बात है। और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें एनर्जी भी मिलेगी। तो ये नीचे वाली तीनों चीजें जो है वो क्या है, ये सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बायोटिक वाला, क्योंकि गलत पूछ रहा है। ठीक, आपको समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं। हाउ इज एनर्जी मेजर्ड ऑब्टेन्ड बाय फूड, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन देखिए, कैलोरी, केल्विन, फॉन्ट या एम्पियर। बहुत आसान है, आजकल जिम विम करते हैं, योगा और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो हम लोग देखते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि भाई आपको जो है वो रात में इतने कैलोरी खाना खाना चाहिए, दिन में इतना। तो क्या होता है, ये कैलोरीज में ही तो फूड को जो है वो हम नापते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये क्या है, कैलोरीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम है। अब ये सारी चीजें देखने के लिए पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। देखिए, ये हमारा जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने एक डायग्राम लगा के रखा है, इसको धीरे धीरे करके हम देखते हैं। देखिए, तो स्टेजेस ऑफ डाइजेशन को अगर हम समझे तो सबसे पहला होता है आपका इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन आपका जो है वो सबसे पहला है। देखिए, तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, है ना। मुंह में जब हम फूड को डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। मुंह में डालना इज कॉल्ड क्या है, इंजेशन। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये माउथ से शुरू हो रहा है ना, मुंह से शुरू हो रहा है। फंक्शन क्या है, फूड जो है वो यहाँ पे चबाया जाता है, च्यू किया जाता है और मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ में। ठीक है ना, और इसमें जो है वो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, आगे हम देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम होता है अमाइलेज। कौन सा होता है, अमाइलेज। और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है ना, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो इंजेशन में होता है। तो देखिए, यहाँ से जो है वो ये मुंह है और इसमें जो है वो फूड का डालना, इसमें जो है वो जैसे ही हमने फूड को डाला, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो गया, ये इंजेशन हो गया। ये क्या हुआ, ये इंजेशन हुआ। और पहला क्या हो गया, पहला जो है वो क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। डन। अब मुंह में जो है वो हमने इसे चबाया और ये सारी चीजें हुई। अब यहीं पर जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इंजेक्शन में ही क्या क्या चीजें हो गई, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो च्यूइंग हुआ, मतलब यहाँ पे जो है वो फूड को चबाया, सलाइवा के साथ में मिक्स किया, सलाइवा के साथ में क्या किया, मिक्स किया। और इंजाइम एक्ट किया जिसका नाम था अमाइलेज, अमाइलेज इंजाइम जो है वो एक्ट किया। और ये अमाइलेज जो है वो क्या किया, इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू किया, उसका डाइजेशन शुरू हुआ। तो मुंह में ही जो है वो क्या हुआ, डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। तो मुंह से ही जो है वो क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ आपके मुंह से ही, माउथ से डाइजेशन शुरू हो गया। और किसके डाइजेशन के साथ शुरू हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के साथ शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, डाइजेशन है। अब डाइजेशन में क्या कह रहा है भाई, डाइजेशन में कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर, है ना, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स। हमें मतलब जो है वो सिर्फ इस बात से है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। अब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना मेटाबॉलिज्म का कौन सा हिस्सा होता था, कैटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक, आप बताओ। देखो, कैटाबॉलिक ही तो होता था। कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो है वो हम क्या करते थे, कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो है वो कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म में टूट जाती थी। तो यही एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन कैसा है, एक आंसर अपना, एक क्वेश्चन ये भी बन गया
है ना। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो ये भी कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से, और कहाँ तक चलता है, स्टमक या फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक चला, डाइजेशन जो है वो सॉरी यहाँ पर माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला, ऐसा ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक लिख दिया, ठीक है। अब इसमें जो है वो स्टमक, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें एंजाइम के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। हालांकि यहाँ पे क्या है, सलाइवा में अमाइलेज होगा, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होंगी, बट ये आगे आएगा, ठीक है। तो देखो डाइजेशन जो है, अब डाइजेशन जो है वो यहीं से शुरू हो गया। ये माउथ से अगर हम डाइजेशन को अगर हम देखें तो ये माउथ से लेके ये हमारी छोटी आंत है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये छोटी आंत है। यहाँ तक जो है वो क्या हुआ, यहाँ तक जो है वो छोटी आंत तक जो है वो क्या हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू रहा। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड प्रोसेस शुरू हुआ, ये क्या है, ये डाइजेशन है, ये डाइजेशन है, जो कि कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो सारा खाना पचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। और डाइजेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड और किडनी। तो देखो इसमें जो है वो क्या है भाई, इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन से नाम ही पता चल रहा है कि जब डाइजेशन हो गया, जब फूड जो है वो पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, तो वो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा और हमारे ब्लड या लिम्स के थ्रू, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था टिश्यू वाले में, कि क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा या उसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रिएंट्स है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड और लिम्स के थ्रू जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा, है ना, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा, इसी तरीके से तो पहुंचेगा। तो ये जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें ये कहाँ से होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट से, इलियम से शुरू होता है ना। इसमें जो है वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम होता है, यहाँ से शुरू होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इलम से शुरू होता है। बाकी यहाँ पे देखो विली और माइक्रो विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये ना ऐसा कुछ होता है, ये हम जब पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे इसको डिटेल में। बट ये जो है ना, ये अब सोचो क्या कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर ये प्लेन ट्यूब नहीं होता है, ये इस तरीके से इसमें उभरे उभरे से पोर्शन होते हैं, ये ऐसे ऐसे उभरे उभरे से पोर्शन होते हैं, यही है विली, है ना। यही जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक ना, ये चीज है। बट इतना अभी आपको समझना नहीं है, जब ये आगे क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आया। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ भाई, एब्जॉर्प्शन भी जो है वो यहीं शुरू हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है वो कौन सा शुरू हुआ, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए असिमिलेशन, असिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अब्सॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इसमें कुछ और बात नहीं है, बॉडी सेल्स तक पहुंचना, ब्लड जो लेके गई और बॉडी की एक एक कोशिका तक जब उस चीज को पहुंचा दी, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो ये है एसिमिलेशन। तो ये जो है वो डायरेक्टली आपको प्रोसेस में नहीं दिखेगा, सेल्स तक पहुंचा दिया, सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हम इजेशन की बात करें तो इजेशन में क्या होगा, अब जो खाना जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड रह गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड खाना रह गया, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, उसको बाहर निकालना, है ना, बाहर निकालना, उसी को कहते हैं क्या, इजेशन। और ये कैसे निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो रेक्टम में जाएगा और रेक्टम से जो है वो एनस में चला जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा जो अनवांटेड या अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से लेके एनस से इजेशन हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा जो है वो क्या हो गया, इजेशन, इजेशन। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से जो है वो ये पूरा मैंने आपको डाइजेशन करके ही बता दिया क्या कि किस तरीके से खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये जो है वो इस तरीके से हो गया। अब देखो यही है करेक्ट सीक्वेंस, ये देखो इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन था, सॉरी इंजेक्शन है ना। और यहाँ पे लास्ट हो गया इजेशन, और इसी के बीच में, इसी के बीच में जो है वो क्या हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, जो बॉडी के सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, ये हो गया अपना करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो कौन सा है ये, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, तो इंजेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे इंजेक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, सबसे पहले डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इजेशन होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए आगे देखें, आगे देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के आहार नली का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा आहार नली, पहले आहार नली के मतलब क्या कहते हैं पार्ट्स को समझ लेते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं होगा। देखो ये है पूरा अपना एलिमेंट्री कनाल। देखो सबसे पहले मुंह से शुरू हुआ था इंजेक्शन, तो मुंह में कौन कौन सी चीजें, माउथ है, टिप है, टंग है, और इपिग्लोटिस जो है वो आपके यहाँ पर होता है ना। आगे जो है वो ट्रैकिया होगा, मतलब श्वसन नली होगी, और श्वसन नली के पास जो है वो चेंज करने के लिए क्या कहते हैं खाने को, तो वहां पे एक इपिग्लोटिस होता है इस तरीके का, ये जो है वो ट्रैकिया, यहाँ पे जो है वो फूड पाइप, और यहाँ पर जो है वो एक इपिग्लोटिस ऐसे लगा हुआ होता है जो कि इसको ढक के रखता है कि खाना जो है वो हमारी ट्रैकिया में, श्वसन नली में ना चला जाए, इस वजह से इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे इपिग्लोटिस होगा, और यहाँ पे जो है वो अपना कंठ होगा जिसको फेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स होंगे, ईजोफेगस होगा जो कि फूड पाइप है। उसके बाद देखो ये लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये पूरे एलिमेंट्री कनाल, मुंह से लेके जो है वो एनस तक क्या हुआ, ये पूरा एलिमेंट्री कनाल है। यही सारे पार्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कनाल के हिस्सा है ना, एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है, एलिमेंट्री कनाल का। तो जो इनमें से जो नहीं होगा वही तो होगा ना। अब देखो रेक्टम था, इजेशन में काम आएगा। इजोफेगस, इजोफेगस जो है वो खाने को पहुंचाने में, यहाँ पे भी इंजेशन का ही पार्ट हो रहा होता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो कंठ है, ये जो है वो नीचे फूड पाइप में ढकेलने का काम करेगा। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, श्वसन नली है ना, तो ये चीज है, तो यही जो है वो अपना आंसर होगा, है ना, ये डाइजेशन का एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन एडल्ट इज डैश मीटर लॉन्ग फ्रॉम द माउथ टू एनस, एक वयस्क मनुष्य का संपूर्ण पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। तो ये जो पूरा मुंह से लेके जो है ये पूरे एनस तक ये कितना लंबा होता है, तो देखो ये जो है वो डायरेक्ट फैक्ट है, ये 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना, ये कितने 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना, ये याद करके रखना आपकी 9 मीटर लंबा होता है। अब देखो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग्स इन डैश, स्टार्ट होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, and the process of digestion of food begins, हाँ begins है ना, begins in dash and is completed in dash। तो शुरू कहाँ से होता है डाइजेशन, अभी देखो अभी हमने जो है वो देखा था क्या कि डाइजेशन जो है वो शुरू कहाँ से हुआ था, जब हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन पढ़ा। तो यहाँ पे डाइजेशन हमने देखा था क्या कि माउथ से शुरू हुआ था और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो गया था, है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने देखा था, ये देखो डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से शुरू हुआ था और स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो अपना क्वेश्चन आ गया, तो माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो अगर स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन आवर टंग, हमारे टंग के ऊपर किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो क्या लाइट रिसेप्टर्स होंगे अपने टंग के ऊपर, नहीं होंगे। थर्मो क्या है, थर्मोमन मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं क्या, नहीं, नहीं होते हैं। अब देखो ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री क्या होता है, ऑल फैक्ट्री स्मेल के लिए होता है, स्मेल के लिए होता है। तो स्मेल के लिए जो है वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, नोज में होंगे ना। अब बचा क्या, गस्टैटरी, गस्टैटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टंग के ऊपर होता है, हमारे जीभ के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, गस्टैटरी रिसेप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो, हाँ अब टेस्ट बर्ड्स को भी समझ लीजिए, क्या कि टेस्ट बर्ड्स पे भी खूब क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए सबसे आगे जो होता है, सबसे फ्रंट में क्या होता है, सबसे फ्रंट में स्वीट होता है, सबसे फ्रंट में स्वीट होता है। ठीक है, साइड साइड से सॉल्टी, और सबसे पीछे जो है वो यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे सावर होता है, और सबसे पीछे एकदम यहाँ पे क्या होता है, बिटर। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है क्या कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट में, सबसे पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा टेस्ट होता है, तो बिटर होता है। सबसे फ्रंट पार्ट में कौन सा होता है, स्वीट होता है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखिए आगे क्या है, साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक्स माउथ वाटरी, इट इज अ डैश। ठीक है ना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर अक्सर मुंह में पानी आ जाता है, यह एक क्या है, ये क्या है। देखो खाना अब हम देखते हैं, पूरी सब्जी वगैरह देखते हैं, है ना, जो क्या होता है मुंह में जो है वो पानी आ जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, क्या ये हार्मोनल रिएक्शन है, क्या ये न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, विजुअल रिस्पॉन्स है, या फिर ऑल्फैक्टरी रिएक्शन है। देखो क्या चीजें हैं, क्या कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं, जब भी हम कोई चीज देखते हैं या सूंघते हैं, है ना, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, है ना, या स्मेल करते हैं, है ना, ये चीज हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये चीज हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ब्रेन में भी कौन से पार्ट से, हाइपोथैलेमस, हाइपो
थैलेमस। यही जो है वो पार्ट क्या करता है, ये सूंघने को, देखने को जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, तो उससे कनेक्ट होता है। ये ब्रेन जो है वो क्या करेगा, इस चीज को देखेगा, और जब हम स्वादिष्ट चीज को देखते हैं तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो एक नर्व से सिग्नल भेजेगा, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल भेजेगा, है ना, और हमारे जीभ पे जाके हमें क्या होगा, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट हो जाएगा, सलाइवा सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा भी, कि जब आप डिलीशियस खाना देखते हो तो क्या होता है, मुंह में सलाइवा आ जाता है। वहीं जब आप देखते हो क्या कि भाई आप जो है वो बहुत गंदा सा खाना देखते हो तो आपका भूख मर जाता है ना, आप कहते हो, तो वो चीजें भी इसी के कारण होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन के थ्रू जो है वो हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है, और एक न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स आता है, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन आता है, जिसके कारण सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा अपना, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़े अच्छे से दे दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होमोडोंट टीथ, होमोडोंट टीथ, है ना, निम्नलिखित में से किसके दांत समदंत होमोडोंट होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम टीथ को समझ लेते हैं, क्या कि होमोडोंट होता क्या है, उस चीज को जब हम समझ लेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले टीथ जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोडोंट होंगे, और दूसरा होगा आपका हेट्रोडोंट, है ना, हेट्रोडोंट। अब देखो होमो मीन्स क्या होता है भाई, होमो मीन्स होता है, ये होमो मतलब एक जैसा होता है, एक सा, ठीक है ना। तो एक जैसा डी जिसके पास दांत होगा उसको क्या हो कहेंगे, होमोडोंट कहेंगे। और हेट्रो मतलब अलग होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, अलग, तो अलग अलग दांत होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम हेट्रोडोंट बोलेंगे, ठीक है, बात खत्म। अब समझना मेरी बात को, क्या कि अगर हम होमोडोंट की बात करें तो होमोडोंट में क्या होगा, उसके शेप और फंक्शन उस दांत के सब सिमिलर होंगे, सब सिमिलर होंगे। ये दांत देखो, ये डॉल्फिन का दांत है, ये जो मैंने लगाया है ये डॉल्फिन का दांत है। ये सारे दांत एक जैसे लग रहे हैं ना, ये सारे दांत देखो, सारे दांत एक जैसे लग रहे हैं, तो ये सारे दांत का काम जो है वो सेम ही है, सारे शेप में भी सेम, फंक्शन में भी सेम, ठीक है। अब देखो ये किसके किसके पास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स के पास में होता है, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, है ना, शार्क, डॉल्फिन, फिशेस, ये सब चीजों के पास में क्या होगा, है ना, इन सब के पास में जो है वो आपका होमोडोंटिक होगा, ठीक है ना। यूजुअली मेंट फॉर क्या काम करने के लिए, ग्रिप करने के लिए और टीयर करने के लिए, ये चबा नहीं सकते हैं, तो ये जो है वो पकड़ करके जो है वो फाड़ने का काम आएगा, ठीक है ना, यही काम होगा होमोडोंटिक का। आप देख रहे हो यहाँ से, आप इतने पतली इतने नुकीले दांतों से कहाँ चबा पाओगे, है कि नहीं। अब देखो हेट्रोडोंटिस का काम क्या है भाई, ये जो है वो डिफरेंट होता है, मैंने बताया क्या कि हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग होता है, तो डिफरेंट होगा किस चीज में, शेप में भी अलग होगा और फंक्शन में भी अलग होगा। तो हम अपनी बात कर रहे हैं क्या कि भाई हमारे पास जो है वो कितने टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, ये है इंसीजर, यहाँ पे ये इंसीजर देख रहे हैं, ये इंसीजर, ये जो है वो काटने का काम आता है, ये क्या करता है, कटिंग का काम आता है, ठीक है ना। ये कटिंग, जब आप सेब को काटते हो ना तो ये सामने वाले दांतों से काटते हो, ठीक है ना, ये कटिंग का। कनाइन, ये वाला जो कनाइन है, ये कनाइन क्या करता है, ये टीयर करने का काम आता है, जो जो लेग पीस खाते हैं वो इसी से जो है वो लेग पीस को फाड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये टीयर करने का। और ये प्रीमोलर, ये जो प्रीमोलर और मोलर है, जो ये क्या काम करता है, ये जो है वो ग्राइंड करने का काम करता है, ये चबाने का काम करता है, ये ग्राइंड करने का काम करता है, ये चबाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो है, तो देख रहे हो ना, शेप में भी अलग अलग आपको दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो काम में भी, कोई जो है वो काटने के, कोई फाड़ने के, और कोई चबाने के काम आ रहा है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये जो है वो किसमें पाया जाता है, ये मैमल्स में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन, डॉग, लायन, इन सब में, लेपर्ड, टाइगर, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये च्यूइंग के काम में ज्यादा, है ना, ये एफिशिएंटली जो है वो खाने को चबाने में जो है वो मदद कर देता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो टाइप्स ऑफ टीथ आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये टाइप्स ऑफ टीथ में जो है वो थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं क्या कि पेपर में बहुत बारी जो है वो मिल्क टीथ के बारे में, दूध के दांत और परमानेंट दांत के बारे में पूछ लेता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई। अब देखो मिल्क टीथ जब होता है ना बच्चों को, तो कितने होते हैं, 20 होते हैं, और यहाँ पे परमानेंट टीथ कितना होगा, 32, ठीक है ना। तो कितने नहीं होते हैं, कभी कई बार पूछ लेता है, कितनी कितने नहीं होते हैं, तो 12 नहीं होते हैं, है ना। मिल्क टीथ में जो है वो 12 टीथ नहीं होते हैं, ठीक। इसका डेंटल फॉर्मूला पूछ लेता है, 2102 ऐसे करके याद कर लो, 2102, और इसका डेंटल फॉर्मूला 2123, 2123, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज हो गया। अब देखो 2123 आखिर ये फॉर्मूला जो है वो आखिर है क्या, इस चीज को जरा समझो। देखो यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये जो इंसीजर है ना, ये इंसीजर, ये देखो ये दो है, ये दो इंसीजर है, यहाँ पे दो, ये इंसीजर हो गया, तो इंसीजर के पास में यहाँ पे आई का 2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनाइन 1 है, यहाँ पे कनाइन का 1 लिख दिया। प्रीमोलर कितने, प्रीमोलर 2 है, 1 2,
यहाँ पे प्री मोलर का 2 लिखिए, यहाँ पे मोलर कितने हैं, मोलर जो है वो यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया 2 1 2 3। ये सीक्वेंस क्या है, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही है 2 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन। अब 2 1 2 3 एक साइड में, यहाँ यहाँ तक जो है वो 2 1 2 3 एक साइड में, तो ये कितना हो गया, ये इधर 8 तो इधर भी 8, कितने हो गए टोटल 16, और नीचे भी जॉ में जो है वो होगा तो कितने हो गए 16 दूना 32। तो इस तरीके से कितने टीथ हो गए, 32 दांत हो गए। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा, प्री मोलर में आपको 0 दिख रहा होगा, प्री मोलर 0 दिख रहा होगा, ये वाले दांत हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये वाले दांत, ये वाले, ये प्री मोलर, ये प्री मोलर दांत जो होते हैं ना, ये बच्चों में नहीं होते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है क्या कि दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, प्री मोलर जो है वो बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना, प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज। और जब बड़े हो जाते हैं तो ये चीज हो जाता है। कब से दिखना शुरू होता है भाई, 6 महीने से, ये क्या 6 साल से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट कब होता है, ये 2.5 साल में, ये जो है वो 21 से 25 साल। अब देखो विजडम टीथ के बारे में, विजडम टीथ कौन सा होता है ना, अकल की दांत जो कहते हैं, वो कौन सा होता है, ये जो तीसरा वाला जो मोलर है ना, तीसरा वाला मोलर जो थर्ड मोलर है, तीसरा वाला जो मोलर है ना, इसी को विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है ना, इसी को विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो जो विजडम टीथ होता है ना, वो थर्ड मोलर होता है, ठीक। ये बात समझ में आई आपको, ये सारी बात, तो टीथ के बारे में सारी बातें हो गई। अब देखो आपको यहाँ पूछ रहा था होमोडोंट, होमोडोंट बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया ना, वो देखो ह्यूमन के पास में हेटेरोडोंट होता है, लेपर्ड के पास में हेटेरोडोंट होता है, हॉर्स के पास में हेटेरोडोंट होगा, तो किसके पास में नहीं होगा, पानी में रहने वाले थे ना यार, तो फिश के पास में कैसा होगा, होमोडोंट होगा, खत्म। अब देखो आगे देखें, आगे क्या है, व्हाट इज द टूथ इनामल मेड ऑफ। अब जो टिथ जो इनामल का बना हुआ होता है वो किस चीज का, कौन से कंपाउंड का बना हुआ है, बहुत आसान, देखते हैं पहले इसको, समझते हैं। देखो अब कितने ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो है वो कवर है, ये अपने टीथ के ऊपर एक उजला सा कवर होता है ना, ये चीज, हालांकि ये उजला नहीं होता, ये येलो इस टाइप का होता है, बट यहाँ पे तो इसको क्राउन कहते हैं, और इस क्राउन को जो है वो एक नाम देते हैं, वो होता है इनामल। इसको क्या बोलते हैं, इनामल। ये क्राउन का नाम क्या हो गया, इनामल हो गया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा पार्ट है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये येलो इस पार्ट, इसको कहते हैं डेंटाइन। उसके बाद ये रेड वाला पार्ट जो देख रहे हो वो क्या है, डेंटल पल्प, ठीक है ना। और चौथा पार्ट जो है ये बाहर से ये आपको दिख रहा है सेंटम, ठीक है ना, सीमेंटम, सॉरी, ये चीज हुआ। तो मुख्यतः 4 पार्ट है, ठीक है। अब चारों को एक एक करके समझते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो इनामल जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और दूसरा जो है वो ये लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। इसको कभी कभी हम क्या कह देते हैं, इसको जो है वो कभी कभी हम क्राउन भी कह देते हैं, ठीक है ना, क्राउन भी कह देते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक। ये जो है वो दांत को वियर और टीयर से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो तो इनामल में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही हार्डेस्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर लाइट येलो होता है ये चीज भी। अब देखो डेंटाइन, डेंटाइन जो है वो ठीक इनामल के नीचे है, ये इनामल के नीचे है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये भी येलो कलर का होता है, ठीक है। ये जो है वो इनामल से सॉफ्टर होता है, बट हमारे हड्डियों से जो है वो ज्यादा हार्ड होता है ना। तो इस तरीके से होता है, मतलब अगर हम एक ऑर्डर में अगर रखें तो इनामल जो है वो बॉडी में सबसे हार्ड, इनामल जो है वो सबसे हार्ड, उसके बाद डेंटाइन, डेंटाइन, और उसके बाद आएंगे बोन, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब ये जो है वो इसमें टीनी टिब्यूल्स होता है, जो कि ट्रांसमिट करता है सेंसेशन को, है ना, पेन को जो है या सेंसिटिविटी को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। अब देखो पल्प को, पल्प क्या है, इनर मोस्ट, यही पूछ सकता है, इनर मोस्ट कौन सा होता है दांत का हिस्सा, पल्प होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। नर्व्स और ब्लड वेसल किसमें होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स किसमें होते हैं, पल्प में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंसेशन ऑफ द टिप, जो दांत में झंझनाहट होती है ना, वो यहीं से पता चलती है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप याद रखोगे। अब ये देखो सीमेंटम जो है वो रूट को कवर करता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ एंकर द टूथ टू द जॉ वाया पेरिडोंट लिगामेंट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पेरिडोंट लिगामेंट को समझना है। देखो पेरिडोंट लिगामेंट जो है ना वो क्या करता है, कि हमारे दांत को जो है वो जॉ में फंसाता है ना, हमारे दांत को जॉ में फंसाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्या कि हमारा दांत जो जॉ में फंसा हुआ है वो कौन सी चीजों से, कौन सी चीज से फंसा हुआ है, तो पेरिडोंट लिगामेंट से फंसा हुआ होता है, ठीक है ना। और जब आप देखते हो क्या कि कंकर वंकर जब खाने में चबा लेते हो तो बहुत जोर से झटका लगता है, तो वो झटका भी कौन एब्जॉर्ब करता है, वो भी जो है वो ये पेरिडोंट लिगामेंट ही करता है,
ठीक है, तो आपको दांत समझ में आया, टीथ का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था क्या कि भाई टीथ जो है वो अपना मतलब एनामल जो है वो किस चीज का बना हुआ है, वो किस चीज का बना हुआ था, कैल्शियम फॉस्फेट का था। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा हाँ, देखो कुछ एग्जाम की टिप्स हैं। देखो एनामल जो है वो हार्डेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन है ना, ये एक बहुत भयंकर बैक्टीरिया है, ये एक बहुत भयंकर बैक्टीरिया है जो कि हमारे दांत को सड़ाने में काम करता है। ठीक है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया है जो कि हमारे दांत को सड़ाता है। देखो ये चार पार्ट थे, इनामल, डेंटाइन, पल्प और सीमेंटम, ये चीज आपको पता चल गया है। ये जो है वो पेरिडोन्ट लिगामेंट के थ्रू जो है वो हमारा दांत जॉ में फंसा हुआ है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख चुके हैं। अब देखो टूथ डिके जो है वो कब स्टार्ट होता है, जब मुंह का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाता है। मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो हमारा जो एनामल होगा वो कोरोड करने लगता है, इनामल जो है वो खराब होने लगता है। ठीक है ना, और ये एसिडिक कितना पीएच होता है, तो होता है भाई पीएच जब 5.5 से नीचे जाने लगता है ना, तो क्या हो जाता है, तब जो है वो हमारा इनामल जो है वो खराब होने लगता है या टूथ में डिके होने लगता है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा देखो आगे क्वेश्चन क्या है, तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ हैज लोअर। अभी मैंने आपको बताया क्या कि भाई कितने से नीचे हो जाता है, 5.5 से अगर नीचे जाएगा तो हमारा दांत सड़ने लगेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए, अब जो है वो देखो माउथ में ना, माउथ में हमने क्या क्या चीजें देख ली है, हमने जो है वो देख लिया टिथ को, हमने देख लिया टिथ को बहुत अच्छे से, और हमने देख लिया टंग को बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बच गया मुंह के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड कौन से, सलेवरी ग्लैंड है ना, सलेवरी ग्लैंड होती है। इन सलेवरी ग्लैंड को, तो टिथ को पढ़ लिया, टंग को पढ़ लिया, बच गया सलेवरी ग्लैंड। अब देखना है हमें सलेवरी ग्लैंड को। देखो भाई, देखो सबसे पहले जो पार्ट कौन कौन था, टूथ, टिथ था, टंग था और सलेवरी ग्लैंड। तो टिथ का काम देख लिया क्या कि भाई च्यू करने का काम होता है, सारी चीजें देख ली, होमोडोंट हेटेरोडोंट देख लिया, टिथ के जो है वो सारे प्रकार देख लिए, डेंटल फॉर्मूला देख लिया, किस चीज का बना हुआ है वो सारी चीजें, स्ट्रक्चर को देख लिया, सब कुछ खत्म। टंग में भी जो है वो सारी चीजें देख ली। अब बच गया क्या, अब सलेवरी ग्लैंड। अब देखो सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा निकालेगा। अब इसी चीज को देखेंगे कि सलाइवा में एंजाइम कौन कौन सा है, पेपर में यही चीज पूछी जाती है। अब देखो सलेवरी ग्लैंड में जो है सबसे पहले होता कौन कौन सा, सबसे पहला जो है वो पैरोटिड होता है। देखो ये पैरोटिड है, ये जो है वो सबसे बड़ा, ये कान के पास होता है पैरोटिड। ठीक है ना, उसके बाद होता है तुम्हारा सब मैंडिबुलर, ये देखो ये सब मैंडिबुलर, ये जो है वो आपके जॉ के नीचे होता है, और यहाँ पे जो है वो दांतों के नीचे जो होता है वो होता है जीभ के नीचे सबलिंगुअल। ठीक है ना, ये सबलिंगुअल हो गया। ठीक है ना, तो ये तीन जो है वो तीन ग्रंथियां हैं। ठीक है ना, अब तीन ग्रंथियों से जो है वो निकलने वाले एंजाइम को समझ लेते हैं। एंजाइम जो निकलता है वो होता है, अभी हमने देख लिया था क्या कि निकलता कौन सा, एमाइलेज या टाइलिन। हमने देखा क्या कि भाई इसी इसी अमाइलेज से जो है वो क्या होता है, मुंह में ही जो है वो सबसे पहले डाइजेशन शुरू हो जाता है, किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ये चीज हमने देखा। और ये क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और पीएच कितना होता है भाई मुंह में, पीएच जो है वो 6.7 से 7 के बीच में होना चाहिए। एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा दांत जो है वो सड़ने लगेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें। आगे जो है वो हमने ये चीज देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ये चीज भी देख लिया। अब देखो खाने को, जो खाना जो निवाला हमने मुंह में डाला था, उसको हम मुंह में जब पूरे अच्छे तरीके से जब हम मिक्स कर लेते हैं चबा के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बोलस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है ना। ये फूड जो हमारे मुंह में बनता है, जो चबाने के बाद, सलाइवा के मिक्सिंग के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलस कहते हैं। ठीक, बात खत्म। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मोशन। यहाँ पे डैश छूट गया है, यहाँ पे किस टाइप का मोशन होता है ये चीज, है ना। भोजन नली की दीवारों से के संकुचन और विस्तार की गतिविधि को डैश गति कहा जाता है, किस टाइप की गति कहा जाता है। अब देखो भाई, अब हमने देखा ये चीज, देखो मुंह में हमने खाना ये यहाँ से डाला था, कौन सा प्रोसेस था, इंजेक्शन से हमने मुंह में डाल दिया अपने खाने को। अब ये जो है ये फेरिंग्स में धक्का दे दिया। अब ये फर्स्ट, सॉरी, ये जो है वो हमारे खाने की नली में आ गया, फूड पाइप में या ईजोफेगस में आ चुका है। तो अब ये खाना नीचे कैसे जाएगा, अब ये डायरेक्टली जो है वो ऐसा तो नहीं है कि सीधा जो है वो पाइप की तरह नीचे जो है वो गिर जाएगा अपने आप, ऐसे तो नहीं है। बड़े आराम से जो है वो धीरे धीरे जाएगा। वो कैसे जाता है, इस प्रोसेस को पूछा है। देखो क्या होता है ना, जब ये हमारे खाने की नली में आता है खाना ना, तो इस तरीके से सोचो क्या कि ये जो है वो, इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, याद रखना। ये खाना जो है वो अब क्या बन गया है, ये बोलस बन चुका है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है ये आया, अब ये कैसे नीचे की तरफ जाएगा, है ना। नीचे की तरफ कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे ना रिलैक्स हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे रिलैक्स हो गया बाहर की तरफ, ये जो है वो रिलैक्स होगा। और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, ये दबेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऊपर वाला दबेगा, ये सिकुड़ेगा, और ये जो है वो थोड़ा सा फैलेगा, ये रिलैक्स होगा। तो क्या होगा, खाना जो है वो नीचे की तरफ सरकेगा। ये देखो यहाँ पे
ये जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा बाहर की तरफ। तो खाना जो है वो देख रहे हो, ये नीचे की तरफ जो है वो सरक रहा है, नीचे की तरफ सरकता हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये स्टमक में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, ये स्टमक में पहुंच जाएगा। इस टाइप की मूवमेंट को, ये जो फूड पाइप के अंदर, जो ईजोफेगस के अंदर जो इस टाइप का मूवमेंट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट हुआ, इसको कहते हैं पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो गया ये, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से उल्टे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नॉर्मली हमने देखा था कि पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहाँ हुआ, माउथ टू स्टमक हुआ, है ना। कब हुआ, माउथ टू स्टमक हुआ, यही तो हुआ, माउथ टू स्टमक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि जब वोमिट होता है ना, वोमिटिंग होता है, तो उसमें किस टाइप का मूवमेंट होता है। जब हम वोमिटिंग देखते हैं तो मूवमेंट कहाँ से, खाने का, खाना जो होता है वो जो पचा हुआ खाना होता है या आधा पचा हुआ जो खाना होता है वो कहाँ से आता है, वो स्टमक से बाहर मुंह से निकल जाता है ना। ये जो है वो स्टमक से माउथ की तरफ आता है। तो इसके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटी पेरिस्टाइसिस मूवमेंट। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट, है ना। इसको एंटी पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहते हैं, याद रखना इसको, है ना, पेपर में ये आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से तो वॉमिटिंग में, ठीक। अब देखो, अब आगे देखते हैं, बाई विच प्रोसेस डज फूड इंटर्स इन द इजोफेगस। अभी इंजेशन, है ना, ये तो नॉर्मल है, बड़ा आसान हो गया आपके लिए, इंजेशन। अब देखिए, which of the following organs of the digestive system has the similar shape to the English alphabet J? आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग ही किया है वो कैसे किया था। सबसे पहले मैंने माउथ के पार्ट को लिया था, माउथ के पार्ट को लिया, माउथ के पार्ट के बाद जो है वो मैंने ईजोफेगस के पार्ट को लिया, और अब जो है वो ईजोफेगस के बाद खाना कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। तो हर चीज यहाँ पे सिस्टमेटिक है। तो अब जो है वो स्टमक के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता चल चुका है क्या कि स्टमक है, बट अब स्टमक के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए स्टमक को देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम स्टमक के पार्ट को देखें ना, तो देखो यहाँ से जो है वो फूड पाइप आ रहा होगा, यहाँ से ईजोफेगस वाला फूड पाइप आ रहा होगा अपना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए खाना को अंदर की तरफ। तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है कार्डिया, ठीक है ना, कार्डिया। उसके बाद होता है ऊपर का हिस्सा, ये कर्व वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं फंडस। नीचे के हिस्से को बॉडी कहते हैं। और इसके बाद जो ये पार्ट होता है ना, ये आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है, उसको कहते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक, ठीक है ना। ये चीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उस हिस्से को क्या कहते हैं, पेट के उस हिस्से को क्या कहते हैं, तो पाइलोरस कहते हैं या पाइलोरिक कहते हैं। और कार्डिया जो होता है वो क्या होता है, वो फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चार बातें। अब इसमें ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। अब ये इंजाइम कौन कौन सा निकालेंगे, देखिए पेप्सिनोजेन जो है वो क्या निकालेगा, पेप्सिन निकालेगा। क्या निकालेगा, पेप्सिन। तो यहाँ पे क्या निकला, पेप्सिन निकला। और पेप्सिन ने क्या किया, पेप्सिन ने जो है वो प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन में तोड़ दिया, पेप्टोन में तोड़ दिया। क्या किया, प्रोटीन को जो है वो, पेप्सिन ने जो है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ दिया। और यहाँ से हमें पता चला क्या कि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होना शुरू हो गया है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होना शुरू हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक में होना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब देखो HCl, अब पेट में जो है वो क्या निकला, HCl निकला। उसमें जो है वो भाई पेप्सिन को तो एक्टिवेट किया ही, साथ ही साथ जो है वो क्या किया, बैक्टीरिया अगर है तो उस बैक्टीरिया को भी मारा। और इसका पीएच कितना होता है, पेपर में कई बार पूछता है, पीएच कितना होता है, 1.5 से 2 के बीच में होता है। बहुत हाईली एसिडिक है ये चीज, ठीक है ना। और ये कौन से सेल से सिक्रीट होता है, ये चीज पूछता है HCl, पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। पेप्सिन, पेप्सिन कह रहा हूँ, HCl जो है वो पेरिटल सेल से निकलता है या ऑक्जेंटिक सेल, ये दोनों ही आ सकता है, कोई भी सेम ही नाम है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखो जब ये HCl बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा, मतलब सोचो क्या कि HCl जो है जब आप सुनते हो हाइपर एसिडिक हो जाता है तो हमारे पेट को जला देता है, पेट को जला देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, हमारे पेट को, पेट के लाइनिंग को जला देता है, ये जला देगा। और ये जलाने से बचाता कौन है, अगर मैं बचाने की बात करूं पहले, तो बचाना, बचाना जो है वो कौन काम करता है, ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, म्यूकस का एक थिन सा लेयर होता है इसके ऊपर, एक जो है वो म्यूकस का एकदम थिन सा लेयर होता है, वो क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है ना। तो म्यूकस का लेयर जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक के लाइनिंग को इसी एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दूसरा, अगर ये खत्म हो जाता है और बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिक हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पेट में जो है वो पेट का लाइनिंग जल जाता है। जब जल जाता है ना तो उससे क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टमक अल्सर हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये चीज भी, तो हाइपर एसिडिटी से ही क्या होता है, हाइपर एसिडिटी से ही जो है वो क्या होता है, हाइपर एसिडिटी से ही जो है वो पेट में स्टमक अल्सर हो जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या करता है, विटामिन B12 को जो है वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये, ठीक है। देखो ये पेप्सिन वाला मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोटीन से पेप्टॉन वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो पेट में आपने क्या देखा, पेट में आपने देखा क्या कि प्रोटीन का जो है वो डाइजेशन शुरू हुआ, क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ। जैसे माउथ में किस चीज का हुआ, माउथ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया था, कार्बोहाइड्रेट का, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया, प्रोटीन का जो है वो पेट में शुरू हो गया। बट पेट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का कोई, वसा का कोई डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो फूड यहाँ पे बना, ये जो फूड है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं, है ना। ये जो फूड है यहाँ पे, ये जो फूड है, इसको नाम देते हैं काइन। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं काइन। मुंह में जब था तो वो क्या था, बोलस, और यहाँ जब पेट में पहुंचा तो इसको क्या बोल रहे हैं, काइन कह रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये चीज, है ना, काइन कहते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पेट कर गई, तो ये तो क्वेश्चन हम कर ही चुके थे कि स्टमक होता है जे शेप, है ना। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है भाई, आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज आवर स्टमक प्रोड्यूस दैट हेल्प डाइजेशन। भाई बहुत आसान हो गया, अब तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच भी पूछता है, पीएच क्या होता है, 1.5 से 2 के बीच में, हाइपर एसिडिक होता है, मतलब ये बहुत हाइपर एसिडिटी हो जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है वो स्टमक अल्सर भी हो जाता है, ठीक। ये चीज हो गया। देखो, what protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition। सामान्य परिस्थिति में पेट की अंदरूनी परत को अम्ल की प्रक्रिया से कौन बचाता है, अभी बताया ना कि कौन बचाता है भाई, म्यूकस बचाता है, म्यूकस ही तो बचाता है। और अगर हाइपर एसिडिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक इन द हूफ्ड एनिमल, हूफ्ड एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा खुर वाले पशुओं के पेट में सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, खुर वाले पशु होते कैसे हैं, ये बड़ा अटपटा सा सवाल था जो पेपर में आया होगा तो बच्चों का हवा उड़ गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कि खुर वाले पशु होते कौन से हैं, ठीक है ना। देखो ये होते हैं खुर वाले पशु, आपको खुद ही समझ में आएगा क्या कि खुर वाले पशु कौन से होते हैं भाई, खुर वाले पशु देखो यहाँ पे, ये होते हैं खुर वाले पशु, जो भी जिनके पैर के नीचे ये हार्ड वाला सब्सटेंस देखते हो ना, हार्ड कवरिंग देखते हो, है ना, ये होते हैं खुर वाले पशु। और ये किसके पास देखते हो, ये जो है वो आप देखते हो हॉर्स के पास में, हॉर्स के पास में देखते हो, डोंकी के पास में देखते हो, डोंकी के साथ साथ जो है वो आप गाय में देखते हो, इस तरीके से आप देखते हो, बहुत सारे जानवरों में आप इस तरीके का जो है वो देखते हो, इसी को कहते हैं हूफ्ड एनिमल, ठीक है ना। अब इस तरीके के एनिमल्स का जो है वो पेट का ढांचा कुछ ऐसा होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, इस टाइप का कुछ पेट का ढांचा होता है, ठीक है ना। इस पेट के ढांचे में ना 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग में कौन कौन सा होता है, देखो एक जो है वो रेटिकुलम होता है, एक रेटिकुलम होगा, एक जो है वो आपका ओमेसम होगा, एक जो है वो एबोमेसम होगा, है ना, दूसरा होगा रूमेन। तो पूछ रहा है क्या कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो भैया सबसे बड़ा जो होता है वो रूमेन होता है। ये आप पढ़ के नहीं जा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप याद ही कर सकते हो, क्या कि पिछले वाले को नहीं समझ में आया, इस बार आप समझ के जाओगे, ठीक है ना। तो खुर वाले जो हुफ्ड एनिमल्स होते हैं उनका जो है वो पेट का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट कौन सा होता है, रूमेन होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है, रूमेन होता है, ठीक है। देखिए अच्छा, चलिए देखिए, तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे। और पार्ट 2 में मोस्ट प्रोबेबली हमारे बचे हुए सारे टॉपिक्स जैसे क्या कि लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यही तो बच रहा है, उसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे चल रहे स्टैटिक और हिस्ट्री के सीरीज को आप जरूर देखिए। धन्यवाद।